भारत में 14% लोग कुपोषण के शिकार हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा से पहले मैं राकेश मेहरा आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 14% लोग कुपोषण के शिकार हैं, ये जो बात कही है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत कही गई है। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमें ये ध्यान में रखना होगा, तभी हम इस टॉपिक के साथ बखूबी न्याय कर पाएंगे। और न्याय कर पाना ही वर्तमान में कंपटीशन क्लियर करने का एक अचूक साधन है। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सोशल मीडिया पर ये बताने का प्रयास करें कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले टॉपिक का सार हमें पता होना चाहिए, टॉपिक की बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उसको बिना रटे कर सकते हैं और सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक है, ऐप का लिंक है, उन्हें आप अपलोड कर लें। तो हेडिंग डाल दीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको GHI के नाम से जानते हैं। GHI, मेरी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चंस इतना ही नहीं बनेगा कि भारत का स्थान 94वां है, 94वीं रैंक प्राप्त की है। ये क्वेश्चन यदि बनेगा तो मान के चलना जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आता है। क्वेश्चंस की उन बारीकियों को हमने पहचानना है जिसे एग्जामिनर हमें घुमा कर देगा। तभी मैंने आपको कहा कि रटने की बजाय समझने पर जोर देना। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। हिंदी में कहना चाहो तो आप इसको कह सकते हो वैश्विक भूख सूचकांक। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, और नाम से ही पता लग रहा है वैश्विक मतलब ग्लोबल, वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर यह भूख को मापता है और उसे ट्रैक करता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक ऐसा इंडेक्स है, मतलब सूचकांक है, जो ग्लोबल स्तर पर मतलब वैश्विक स्तर पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है। तो भूख से संबंधित है। इसका जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले कभी आया था, तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2006 में हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है जो आपने ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। HDI के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि HDI सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था। 1995 में, 1995 में वो पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन बनता है कि GHI ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था। 2006 में। तो भूख से संबंधित है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि ये किस तरीके से कौन क्या स्कोर रहते हैं उनकी बात करने जा रहा हूं। तो इसको मैं लेके चलूंगा लेटेस्ट से जोड़कर। वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति हमारे सामने आई है GHI 2020, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान रखें, 2006 में यह प्रारंभ हुआ था। तभी से यह इंडेक्स प्रति वर्ष जारी होता है। प्रति वर्ष जारी होता है। ध्यान रखें, यह शब्द इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बना हुआ है, IMF अपनी रिपोर्ट कब जारी करता है। प्रति 3 महीने पर, प्रति 6 महीने पर, प्रति 12 महीने पर, इस तरीके से प्रति 9 महीने पर IMF अपनी रिपोर्ट कब जारी करता है। वो प्रति 6 महीने पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इसी तरीके से आपसे यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जीएचआई अपनी रिपोर्ट कब जारी करता है? प्रतिवर्ष, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर। तो ये प्रतिवर्ष जारी करता है। क्लियर हुई बात? इन बारीकियों का आपने ध्यान रखना है। लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है 2020 की, और ये जो जारी हुई है, ये जारी हुई है अक्टूबर 2020 में। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जो वैश्विक भूख सूचकांक, इसकी जो रिपोर्ट होती है अक्टूबर में जारी होती है। अब आप सोचिए कि अक्टूबर में ये जारी हो रही है, तो किस संबंध में जारी हो रही है, क्यों जारी हो रही है, कौन जारी करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपके लिए हमेशा एक बात सामने आ गई कि जीएचआई है जो अक्टूबर के महीने में आता है, तो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। जैसे नोबेल पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में ये घोषित होते हैं और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। अब जैसे ही अगला साल आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि अब नोबेल पुरस्कार आने वाले हैं। इस टाइप की जो आपकी सोच है आपके दिमाग को मजबूत करती है, और ना चाहते हुए भी आप इस टाइप के डिसीजन ले लेते हो। ऐसे क्वेश्चन करने की क्षमता आप में आ जाती है जिन्हें अन्य स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। और मान के चलना, अन्य स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, इसका मतलब आप आगे हो। आगे हो मतलब रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जारी अक्टूबर 2020 में, जारी करता कौन है? आइए, कौन जारी करता है? IFPRI। IFPRI ये अमेरिका की संस्था है, ध्यान रखना। आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि IFPRI क्या है। मैं पूरा नाम बता देता हूं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और कौन जारी करता है? वेल्ट हुंगर हिल्फा, ये नाम है, वेल्ट हुंगर हिल्फा। ये जर्मनी की संस्था है, ये इसके साथ शामिल है। और एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरिश एनजीओ है। आयरिश मतलब क्या हो गया? आयरलैंड। आयरलैंड का एनजीओ है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये 2007 में जुड़ा था, पहले नहीं था। ये इनसे 2007 में जुड़ा था। अब 3 संस्थाएं हो गई। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। फूड पॉलिसी, इसकी जो स्थापना है 1975 में हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, आप चाहो तो लिख लेना। तो अब ये 3 संस्थाएं हैं जो ये जारी करती है। लेकिन अब हमारे पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है, वो करंट से ही रिलेटेड हो जाएगा आपका, इसी कारण से मैंने इसकी स्थापना और हेड ऑफिस आपको बताया। ये जो IFPRI है इसने अपनी भागीदारी 2018 में से अलग कर ली है। मतलब 2018 से यह GHI जारी नहीं करता है, शामिल नहीं है। तो एक लाइन लिख दीजिए, 2018 से इसने अपनी भागीदारी, पार्टनरशिप वापस ले ली है। मतलब अब ये शामिल नहीं है। तो अब कौन जारी करता है? ये वर्तमान में केवल ये दोनों संस्थाएं
जीएचआई जारी करती है। अब आप खुद देखिए, आपके सामने सारी बातें आ रही हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है और बने हुए हैं। जीएचआई कौन जारी नहीं करता है? आपसे हो सकता है 3 ऑप्शन दे दे, चौथा दे दे उपरोक्त में से कोई नहीं, और फिर एक आईएफपीआरआई जारी कर दे, तो आईएफपीआरआई जारी नहीं करता है। या इसी तरीके से दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, नीचे दे दे 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, सभी सही। टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो उस टाइप से दे सकता है। तो और ये देखिए सन कौन सा है, 2018, मतलब करंट की बात हो रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो आपने इन पर ध्यान देना है, यही क्वेश्चन होंगे जो आपकी मेरिट तय करेंगे। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो जीएचआई है इसका स्कोर कैसे डिसाइड होता है। आइए, इसका जो स्कोर है ये 0 से 100 के बीच में होता है, ये पूछे जाते हैं। 100 जो है ये होती है सबसे खराब हालत, सबसे खराब हालत। और जो 0 है इसका मतलब होता है कोई भूखा नहीं है, इसका मतलब ये होता है। इसके आगे भी इसको कैटेगराइज किया गया है, निम्न, मध्यम, गंभीर, उसमें। तो इसमें पहला लिखिए 0 से 9.9, ये तो है निम्न, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और 10 से 19.9 ये है मध्यम। और 20 से 34.9 ये है गंभीर। और 35 से 49.9 ये है खतरनाक। ये स्थितियां बता रहा है। 50 या इससे अधिक, अधिक कितना होगा, 100 तक, ये है सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। या आप इसको ये भी कह सकते हो गंभीर खतरनाक, ये भी कह सकते हो। ये खतरनाक से भी ऊपर चला जाएगा, तो गंभीर खतरनाक भी आप इसको बोल सकते हो। आपने इनका भी ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हुए हैं, याद कीजिए। मैंने आपको एक अभी एसएससी का एनालाइज करवाया था। देखिए, हालांकि इस जैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वहां से हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और पुराना एक क्वेश्चन और बता दूंगा, वो तो स्केल पे डिपेंड है। अभी एसएससी में क्वेश्चन आया था कि जो रिएक्टर स्केल है उसमें पैमाना कितने तक होता है, तो 0 से 9 तक उसका पैमाना होता है, अपनों ने बात की थी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि हम जो पीएच मापते हैं उसमें स्कोर कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। तो देख लीजिए, अब वर्तमान में जो कंपटीशन की खतरनाक स्थिति बन रही है, हमारे सामने वो क्वेश्चन है। और एक ये लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, तो पूछा जा सकता है कि जीएचआई का जो सूचकांक है इसका स्कोर क्या है, किसके मध्य निकाला जाता है। तो 0 से 100 के बीच में निकाला जाता है। 0 का मतलब कोई भूखा नहीं है, और 100 का मतलब क्या है, सबसे खराब हालात। अब हम बात करेंगे इसके बाद में कि वो आधार क्या है, आयाम क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, जिसके आधार पर जीएचआई जारी किया जाता है। 4 आधार है, भूल मत जाना उनको, अभी बात करेंगे, राइट डाउन कीजिए।
आधार क्या है? 4 आधार है। पहला है कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन। इसमें क्या देखते हैं? उम्र के हिसाब से वजन का कम होना। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग। ये हमें क्या बताता है? कद के हिसाब से वजन कम होना। अब ये बातें तो आप समझते होंगे। बोलते हैं ना, उम्र के हिसाब से तेरा वजन ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, कद के हिसाब से तेरा वजन ज्यादा है। बस सिंपल सी। एक और शब्द होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का क्या अर्थ निकलता है? उम्र के हिसाब से कद का कम होना। एक ये देखते हैं, और चौथा जो है ये देखते हैं शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। शिशु मृत्यु दर देखते हैं। और इस शिशु मृत्यु दर के बारे में मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट 9 आपको उपलब्ध करवाया था। आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो कि शिशु मृत्यु दर भारत की कितनी है। लेटेस्ट आंकड़े आए हैं अभी, और क्या होती है शिशु मृत्यु दर, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने अभी इकोनॉमिक्स पार्ट 9 आपको गिफ्ट के तौर पर दिया था। वहाँ आप देख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो ये 4 आधार है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, HDI का आयाम नहीं है, मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, लिंग अनुपात। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। अब ये क्वेश्चन है, मैंने जितना अनुभव किया है, कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन मैं आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में देख चुका हूं, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो SSC में आया हुआ है। मानव विकास सूचकांक का आधार कौन सा नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। तो अब उस क्वेश्चन को यहां से जोड़ दीजिए, अपने आप आपकी तैयारी सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर, ये 4 आधार होते हैं। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं रिपोर्ट की। तो कुल देश जो शामिल किए गए हैं 107। देखिए पहले नंबर पर कई देश है, मैं सबसे जो उच्च है, मतलब आप कह सकते हो कि 0 से 17 के बीच में कौन है, 0 से 17 के बीच में कौन है, या पहले नंबर से आप लग जाइए चाहिए। जैसे बहरीन पहले नंबर पर रखा गया है, बोस्निया व हर्जेगोविना ये दूसरे नंबर पर आप कह सकते हो। ये 0 से 17 की रेंज के बीच में है। और तीसरा ब्राजील है। और लास्ट जो है, मतलब सबसे खतरनाक स्थिति, ये है चाड की, अफ्रीकन कंट्री है। मैंने जितना अनुभव किया है, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने कम देखे हैं। यहां पर जो भारत की स्थिति है वो इंपॉर्टेंट बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखिए, भारत की स्थिति 94 लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, स्कोर कितना है भारत का, 27.2। अब आप देखिए 27.2
स्कोर है इसका। अब आपसे पूछेगा जीएचआई के आधार पर भारत में भूख की स्थिति है। जीएचआई के आधार पर भारत में भूख की स्थिति है। ऑप्शन में क्या देगा? निम्न, दूसरा देगा मध्यम, तीसरा देगा गंभीर, चौथा देगा खतरनाक। बताइए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? हो सकता है आपसे 27.2 ना पूछे, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। हाँ, क्यों? स्टूडेंट क्या करता है, ये 94 रट के बैठा है, 94, और एग्जामिनर भी जानता है 94 हर कंपटीटर के याद है, हर कंपटीटर के याद है। लेकिन इस क्वेश्चन की तरफ जब एग्जामिनर मुड़ेगा तो मान के चलना ये क्वेश्चन मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चनों में शामिल हो जाता है। और फिर हम कहते हैं यार पढ़ के तो पूरा गया था लेकिन यहां फिसल गया। तो चेक करें इसको। गंभीर स्थिति है, ध्यान रखना, सीरियस गंभीर स्थिति है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, 2020 में जीएचआई में भारत की स्थिति 94, पिछले साल का आपने ध्यान रखना है 2019 में है 102। इसका मतलब सुधार हुआ है, सुधार तो हुआ है, लेकिन यदि हम पड़ोसी देशों से इसकी हम तुलना करते हैं तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। दोस्तों, जो बात है उस बात को कहने में या अपनी गलती को स्वीकार करने में हमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती स्वीकार करना अपने आप में एक चैलेंज होता है और बहादुरी का काम होता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस मामले में हम पाकिस्तान से भी पिछड़े हुए हैं, जिसकी चर्चा करके हम कई बार उत्तेजित हो जाते हैं ना, आने दो इसको देख लेंगे। भूख के मामले में हम उससे पिछड़े हुए हैं, उसका स्थान हमसे ऊंचा है, 88 है उसका। तो दोस्तों ये तुलना तो होगी, तुलना तो होगी, इसमें अब आप कुछ भी कह दीजिए, किसी भी तरीके की भावना रख सकते हो, और कुछ बातें आपने ध्यान भी रखनी है। जैसे श्रीलंका का है 64, अब आप देखिए इंडोनेशिया का है 70, म्यांमार का है 78, नेपाल का है 73, बांग्लादेश का 75, पाकिस्तान का 88। ध्यान रखें ये। तो इन देशों से हम पिछड़े हुए हैं और ये हमारे पड़ोसी देश है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी जो नीतियां हैं उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्लियर? एक बात और इन्होंने कही है इस रिपोर्ट में, और अच्छा आंकड़ा है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हूं। भारत में कुपोषण की जो स्थिति है लगभग 14% है। भारत में जो जनसंख्या है 14% जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। तो एक यहां पे लिख दीजिए, भारत में लगभग 14% जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको हाईलाइट किया गया है। जो चीज़ें हाईलाइट हो जाती है ना, तो आपसे पूछ लेगा नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार है, दे देगा ऑप्शन में 14% दे देगा, 20% दे देगा, 25% दे देगा, 5% दे देगा। कई ज्ञानी है 5%, हाँ तो इतना कम हो चुका है, इस दृष्टि से ही मान लेते हैं जी बहुत सारे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा आपको मैं, ये बहरीन नहीं है, मैं माफी चाहूंगा,
बेलारूस है, ये बेलारूस, रूस के पास पड़ता है, ये बेलारूस है। इस भूख सूचकांक पर ही, जो कि अक्टूबर में जारी किया जाता है, मैं बात करना चाहूँगा वर्ल्ड फूड डे की। हेडिंग डाल दीजिए, वर्ल्ड फूड डे। ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कह सकते हो आप इसको। पहली बात तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। FAO ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एंड कृषि संगठन। ये जो स्थापना हुई थी इसकी, ये स्थान था क्यूबेक सिटी। कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी, क्यूबेक सिटी, ध्यान रखना। तो FAO की स्थापना कहां हुई? क्यूबेक सिटी में, जो कि कनाडा में पड़ता है। कब हुई पूछा जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन यदि आपसे यह पूछ ले कि इसका हेड ऑफिस कहां है, तो रोम में है इसका हेड ऑफिस, इटली। याद कीजिए, पिछले से पिछले वीडियो में रोम शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं, इटली यूरोप का भारत के नाम से जानते हैं। यहां पर इसका हेड ऑफिस है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन SSC में बना हुआ है। तो ये मनाया जाता है। अब आ जाइए, सबसे पहले कब मनाया गया? ध्यान रखना, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1981 को मनाया गया था। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट। लेटेस्ट सेलिब्रेट हुआ है 16 अक्टूबर 2020 को। और हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है इस दिवस की थीम, ग्रो, नोरिश, सस्टेन टुगेदर। ये इसकी थीम है। अब एक बात और है, आइए, इस दिवस पर विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। अब यहां भी हमें करंट जोड़ना है। ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार हैं, ये जो सबसे पहले मिला था, आपको जानकर हैरानी होगी, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। ये भारत से संबंधित है, इनको मिला ये प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा। हरित क्रांति के जनक तो है ही, लिख दीजिए भारत में हरित क्रांति के जनक। एक बात और है इनके बारे में, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। देखिए शानदार,
आर्थिक इकोलॉजी का जनक कहा जाता है, और ये इन्हें कहा था यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा था इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। आप नीचे लिख दीजिए, यूएनईपी के अनुसार। और ये जो यूएनईपी है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम। याद कीजिए यूएनईपी के बारे में। वर्ष 2018 में यूएनईपी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से सम्मानित किया था। अब इस लाइन को पुराने पेपर से जोड़कर देख लीजिए और फिर आकलन कर लीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। डिसीजन आप लोगों का अपना होता है, ध्यान रखें। इस तरीके से इसकी पढ़ाई की जाती है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो पहला पुरस्कार इन्हें मिला था 1981 में मिला था, और 1981 में पहली बार फूड डे मनाया गया था। अब और मज़ेदार बता रहा हूँ, ये जो पुरस्कार है, पहला तो ये लेटेस्ट में किसको मिला है, मतलब 2020 का किसको मिला है, ये भी भारतीय को मिला है, डॉक्टर रतन लाल को मिला है। ये जो डॉक्टर रतन लाल को इन्हें जो पुरस्कार मिला है, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया है। इनके बारे में मुद्रा केंद्रित रुख अपनाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, इस स्थिति में इनको ये प्राइज मिला है। और ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। ये अमेरिकी नागरिक है, ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जो आयोवा में है, आयोवा में है, आयोवा इटली में पड़ता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह पुरस्कार आयोवा, आयोवा ये इटली में पड़ता है स्थित फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्लियर हुई बात सारी? तो हर बातें हमने बहुत ही संजीदगी के साथ और एक्सप्लेन तरीके से की है। पढ़ने का तरीका दोस्तों यही होता है, आप किस करंट को कैसे कोरिलेट कर देते हो, यही होती है पढ़ाई करने का तरीका। अब आपको ये कैसा लगा, किस स्थिति में है, ये तो आपके अपने व्यूज़ है। आप किस तरीके से इसको लेते हो और किस तरीके से इसको वितरित करते हो। बस आपसे एक अपील की जा सकती है, और जिसका मुझे काफ़ी समर्थन भी मिलता है, और मैं उन स्टूडेंट का शुक्रगुजार भी हूँ जो कि इस मुहिम में मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। परमात्मा उनको कामयाबी दे और जीवन में ऊंचे स्थान पर ऊंचा पद उन्हें दिलाए। तो दोस्तों, आपसे फिर अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को विस्तार के साथ पढ़ा। इसके अलावा हमने वर्ल्ड फूड डे के साथ साथ वर्ल्ड फूड प्राइज़, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर रतन लाल को मिला है, उस पर भी हमने चर्चा की। और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।